अरमान ने कृषा को उस दिन मॉल की फुटेज देखने के काम में लगाया था। कृषा को प्रेग्नेंट देखकर अरमान इमोशनल हो रहा था, इसलिए वो कमरे से बाहर चला गया। अब पूरा काम कृषा पर ही था। रात के लगभग 2 बजे के करीब अरमान कमरे में पहुंचा। उसे लगा अब तक तो कृषा अपना काम निपटा चुकी होगी, क्योंकि वैसे भी कृषा को फुटेज देखते हुए 4 से 5 घंटे हो चुके थे। अरमान कमरे में गया तो उसने देखा लैपटॉप पर फुटेज चल रही थी और कृषा आराम से सो रही थी। उसे सोते देखकर एक बार के लिए अरमान को बहुत गुस्सा आया और वो तेजी से उसके पास गया, लेकिन जब अरमान की नज़र कृषा के चेहरे पर पड़ी तो उसका गुस्सा पल में पिघल गया। ये लड़की बिल्कुल पागल है और अपने साथ साथ मुझे भी पागल कर देगी। मैं कैसे रोकूं खुद को इससे प्यार न करने के लिए, जबकि इसकी हरकतें ऐसी होती है कि इस पर और ज़्यादा प्यार आता है। अरमान ने कृषा के चेहरे की तरफ देखकर अपने मन में कहा। कृषा लेटने के बजाय पीछे बेड के हेडरेस्ट पर सिर टिकाकर बैठे बैठे ही सो गई थी। अरमान ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और कृषा के पास आया। उसने लैपटॉप साइड में रखा और कृषा को कंफर्टेबल पोजीशन में लेटा दिया था। कृषा को सुलाने के बाद अरमान उससे दूर जाने को हुआ, तभी कृषा ने नींद में उसका हाथ पकड़ लिया। वो नींद में बड़बड़ाते हुए बोली, आई मिस यू सो मच अरमान। देखना दादू का काम खत्म होते कि मैं वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तुम्हें ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। कृषा को नींद में ऐसे लग रहा था जैसे वो अभी भी आदित्य सिंघानिया के पास हो और उसे अरमान के पास जाना हो। अरमान ने कृषा का हाथ अपने हाथ से अलग किया और उसके पास आकर लेट गया। वो कृषा के चेहरे को देखते हुए उसके बालों को सहला रहा था। अगर आदित्य सिंघानिया तुम्हारे दादू नहीं होते तो अब तक वो इस दुनिया को अलविदा कह चुके होते। दादू का फ्रेंड होने की वजह से हर बार मैं उन्हें मारने से चूक जाता हूँ, लेकिन अब बहुत हो गया। मैं डायरेक्ट जाकर उन्हें नहीं मार सकता, लेकिन इस दुनिया में एक्सीडेंट्स तो होते रहते हैं। अगला एक्सीडेंट तुम्हारे साथ होगा आदित्य सिंघानिया, अरमान ने गुस्से में अपने मन में कहा। कृषा को तकलीफ में देखकर उसे आदित्य पर गुस्सा आ रहा था। अरमान फिर उठा और आगे की फुटेज देखने लगा। हालांकि ये अरमान के लिए मुश्किल होने वाला था, लेकिन कृषा सोई हुई थी तो उसे इस बात का डर नहीं था कि वो अपने इमोशंस शो नहीं कर पाएगा। अरमान ने फुटेज को फास्ट फॉरवर्ड किया और उस सीन को निकाला जिस वक्त कृषा के साथ ये हादसा हुआ था। रात के लगभग 8 बजे बज रहे थे। कृषा शॉपिंग करने के लिए अकेले ही गई हुई थी और लगभग 6 मंथ प्रेग्नेंट थी। उसने ओलिव ग्रीन कलर का लूज सा फ्रॉक पहना था जिसमें वो कंफर्टेबल फील कर रही थी। कृषा शॉपिंग करने के बाद एक्सीलेटर से नीचे उतर रही थी। प्रेग्नेंट होने की वजह से आसपास के लोग उसकी हेल्प कर रहे थे। कृषा के चेहरे पर हल्की स्माइल थी और उसका एक हाथ अपने पेट पर था। आसपास के लोग उससे उसकी हेल्थ के बारे में पूछ रहे थे। कृषा अपने पास खड़ी एक आंटी से बात कर रही थी। उसने देखा कोई बच्चा एक रोबोट चल रहा था। उसका रिमोट उसके हाथ में था और वो कृषा के पैर में आया और कृषा उसके अटक कर फिसल गई थी। अगले ही पल कृषा एक्सीलेटर से नीचे आ गई थी और नीचे आते ही चारों तरफ खून बिखरा हुआ था। कृषा वहां पर बेहोश पड़ी थी और आसपास के लोग उसकी मदद के लिए दौड़ रहे थे। ये सब देखते ही अरमान ने जल्दी से लैपटॉप बंद कर दिया। उसकी आंखों में आंसू थे और गुस्से से उसके हाथ की मुट्ठियां बंधी हुई थी। खुद के गुस्से को शांत करने के लिए अरमान गहरी सांस से ले रहा था। फिर उसने कृषा के चेहरे की तरफ देखा जो सुकून से सो रही थी। एक बच्चे से ये गलती हुई थी। अब मैं उसे क्या सजा दूं? उसकी एक बेवकूफ़ी की वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ हुई, अरमान ने अपने आंसू पोंछ कर कहा। वो कृषा के पास लेट गया और उसे अपनी बाहों में ले लिया। अरमान को इस वक्त किसी के सहारे की जरूरत थी, लेकिन कृषा नींद में थी, लेकिन फिर भी अरमान ने उसे कस के गले लगा रखा था। अरमान के टाइटली पकड़ने पर कृषा की नींद टूटी और उसने देखा अरमान की आंखों में आंसू थे। कृषा ने इतने सालों में पहली बार अरमान की आंखों में आंसू देखे होंगे, इसलिए वो घबरा गई। वो जल्दी से उठी और अरमान को बैठाया। कृषा अरमान के गले लग गई और उसे सहलाकर कहा, क्या हुआ अरमान, तुम रो क्यों रहे हो? प्लीज तुम रो मत। मैंने कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखे। तुम तो कहते हो तुम डेविल हो, तुम्हारे अंदर इमोशंस नहीं, फिर तुम रो क्यों रहे हो?
बहुत तकलीफ हुई होगी ना तुम्हें कृष? सिर्फ एक बच्चे की वजह से इतनी तकलीफ? अरमान ने सिसकते हुए कहा। उससे कृषा समझ गई थी कि अरमान ने पूरी फुटेज देख ली है। कृषा अरमान से अलग हुई और उसके आंसू साफ किए। उसने अरमान का चेहरा अपने हाथों में भरकर कहा, हाँ बहुत तकलीफ हुई थी। 5 महीने तक तो मैं एक्सेप्ट भी नहीं कर पाई थी कि ये मेरे साथ क्या हो गया। फिर मैंने खुद को संभाल लिया क्योंकि मुझे तुम्हारे पास आना था। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था अरमान। मैंने तुम पर गुस्सा किया कृष, जबकि इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। एक बच्चे के किए की सजा दूसरे बच्चे ने भुगती। मैं तो चाहकर भी उस बच्चों को सजा भी नहीं दे सकता। अरमान ने अफसोस भरे लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर कृषा के चेहरे के भाव सख्त हो गए। उसने लैपटॉप लिया और फिर से फुटेज को प्ले करते हुए बोली, पहले मुझे भी यही लगा था, लेकिन जब पूरी फुटेज मैंने देखी तब पता चला कि उस बच्चों को वो टॉय किसी और इंसान ने खरीद के दिया था। मैं इसे जानती तो नहीं, पर इसे देखकर ऐसा लगता है कि मैंने इसे कहीं देखा है। कृषा जल्दी से फुटेज को अरमान के सामने करने लगी। उसने एक आदमी के चेहरे पर पोज करके कहा, मैं अपना काम निपटाकर ही सोई थी। तुम आए नहीं थे तो तुम्हारा वेट करते हुए मुझे नींद आ गई। ये देखो, इसने इस बच्चे को ये खिलौना खरीद के दिया था। सबको लगा बच्चे से गलती से ये सब हुआ था, तो किसी ने इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इसे सजा ना हो इसलिए दादू ने भी केस नहीं किया था। मैं इसे नहीं जानती हूँ अरमान, पर सारी गलती इसी आदमी की है और इसने सब कुछ सोच समझ कर किया है। क्या तुम जानते हो ये कौन है? अरमान ने जैसे ही उस आदमी का चेहरा देखा, उसके चेहरे के भाव सर्द होने लगे, मानो वो उसे पहले से जानता हो। कृषा सवालिया नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। 2 साल पहले कृषा के जिस एक्सीडेंट की वजह से उसका मिसकैरेज हुआ था, अरमान उसके पीछे का कारण पता लगाना चाहता था। उसने सीसीटीवी फुटेज देखी तो उसे पता चला कि एक बच्चा उस वक्त एक्सीलेटर पर टॉय रोबोट चल रहा था और वो कृषा के पैर में आ गया, जिससे वो उलझकर गिर गई और उसका मिसकैरेज हो गया था। ऐसी सिचुएशन में अरमान भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि कोई भी बच्चा जानबूझकर ऐसी हरकत नहीं करता है। अरमान कृषा को उस हालत में देखकर काफी इमोशनल हो रहा था। कृषा उठी और अरमान को एक अनजान आदमी के बारे में बताया। उसी में उस बच्चे को वो तो रोबोट दिया था। कृषा ने फुटेज में उस आदमी का चेहरा दिखाया तो अरमान के चेहरे के भाव सर्द होने लगे। अरमान के चेहरे के बदले हुए एक्सप्रेशंस को देखकर कृषा ने हैरानी से पूछा, क्या तुम जानते हो ये आदमी कौन है? आई मीन ये अंडरवर्ल्ड की दुनिया से है क्या, जो तुमने इसे देखते की पहचान लिया? अरमान ने कृषा की तरफ देखा और जवाब में कहा, मैं नाम बताऊंगा तो तुम भी जान जाओगी कि ये शख्स कौन है। तुम्हारी मेमोरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। क्या मैं मिल चुकी हूँ इस इंसान से? वैसे देखकर तो यही लग रहा है कि मैंने इसे पहले भी देखा है। कृषा अपने सिर पर हाथ लगाकर याद करने की कोशिश कर रही थी कि वो शख्स कौन हो सकता है, फिर भी उसे याद नहीं आ रहा था। अरमान ने गहरी सांस देकर छोड़ी और कृषा की आंखों में देखते हुए कहा, ये तेज सिंह रानावत है, जिसकी बेटी को मैंने मारा था। याद है पहले पड़ाव को पार करने के बाद हम जयपुर में गए थे और वहाँ एक लड़की मेरे चलते तुम्हें मारना चाहती थी। अरमान के बताते ही कृषा की आंखों के सामने वो सारे दृश्य घूमने लगे जो तेज सिंह रानावत की हवेली में हुए थे। कैसे विशाखा ने कृषा के खाने में पॉइजन मिला दिया था और अरमान ने उसे वही खाना खाने पर मजबूर किया था। उन सब की आंखों के सामने विशाखा ने तड़पते हुए दम तोड़ा था। सब याद आते ही कृषा की आंखें नम होने लगी। वही अरमान को समझते देर नहीं लगी कि तेज सिंह ने ऐसा क्यों किया होगा। कृषा ने अरमान की तरफ देखकर नम आंखों से कहा, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती थी जो उसने मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाया? मैंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था। शुरुआत उसकी बेटी की तरफ से हुई थी। वो ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ? बोलते हुए कृषा रोने लगी। अरमान ने उसे अपने सीने से लगा लिया। अरमान की आंखें उस वक्त गुस्से से सर्द होने लगी। वो उसी लहजे में बोला, ये अंडरवर्ल्ड की दुनिया है कृष, यहाँ आंख के बदले आंख ही निकली जाती है। दया और रहम जैसी कोई चीज नहीं होती। मैंने उसकी बेटी को मार दिया तो उसने भी मेरे बच्चे को तुमसे दूर करके उसका बदला लिया है।
बदला यहाँ पूरा नहीं हुआ है। उसने मेरी वाइफ को तकलीफ दी है तो अब बारी उसकी है। अरमान को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कृषा से अलग हुआ और वहां से जाने को हुआ, तभी कृषा जल्दी से उठी और अरमान का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, तुम अकेले कहीं नहीं जाओगे, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हुआ है, मेरे साथ हुआ है। मुझे भी उतनी ही तकलीफ हुई थी जितनी अब तुम्हें हो रही है। बोलते हुए कृषा कुछ पल के लिए रुकी और फिर अरमान की आंखों में देखकर सिसकते हुए बोली, उस एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर ने बहुत मुश्किल से मेरी जान बचाई थी। कृषा को खोने का ख्याल ही अरमान को तकलीफ दे रहा था। उसने कृषा को जल्दी से अपने सीने से लगाया और कहा, अब मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा कृष। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे दादू हमारे अगेंस्ट कुछ भी करे या पूरी दुनिया ही हमारे खिलाफ क्यों ना हो जाए, रहना तो तुम्हें मेरे साथ ही होगा। तो क्या तुम अब मुझ पर गुस्सा नहीं हो? अचानक से कृषा ने मासूमियत से पूछा। उसे लगा इन सब के बीच में अरमान ने उसे माफ कर दिया होगा। कृषा का सवाल सुनकर अरमान झट से उससे अलग हुआ और सिर हिलाकर कहा, ये तुम्हें किसने कह दिया कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है? गुस्सा अपनी जगह है और प्यार अपनी जगह। कहा ना, रहना मेरे साथ पड़ेगा, चाहे प्यार से रहो या गुस्से से। मैं जयपुर के लिए निकल रहा हूँ। मैंने कहा ना अरमान, तुम अकेले नहीं जाओगे, मुझे भी साथ लेकर जाना पड़ेगा, कृषा सख्त लहजे में बोली। अरमान ने कृषा की बात पर हामी भरी। वैसे भी वो अब किसी पर यकीन नहीं करना चाहता था और अपने पीछे से इस तरह कृषा को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। अरमान के हाँ कहते ही कृषा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने जल्दी से कहा, अब तो मुझे कपड़े दे दो ताकि मैं बाहर अच्छे से निकल सकूं। मुझे पता है तुमने मेरा सामान किसी को डोनेट नहीं किया होगा। तुम बहुत पजेसिव हो, कुछ ज्यादा ही अच्छे से नहीं जानती क्या तुम मुझे? अरमान ने भौहें उठाकर कहा और फिर कृषा का हाथ पकड़कर उसे एक कमरे में लेकर गया। अरमान ने रूम का दरवाजा खोला तो कृषा देखकर हैरान थी। पूरे कमरे में कृषा और अरमान के फोटोज लगे हुए थे और कृषा का छोटा से छोटा सामान भी संभाल कर तरीके से रखा हुआ था। अरमान हाथ बांधे पूरे कमरे को देख रहा था। अपना सामान वैसे का वैसा देखकर कृषा के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। वो जल्दी से अरमान के गले लग गई और एक्साइटेड होकर बोली, काश मुझे इस रूम के बारे में पहले पता होता तो मुझे तुम्हारा शर्ट पहनकर नहीं रहना पड़ता। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है मेरे कपड़े पहनने से? अरमान ने कृषा से अलग होकर पूछा। कृषा ने ना में सिर हिलाया और थोड़ा हिचकते हुए कहा, दिक्कत तो नहीं है, पर तुम्हारा शर्ट बहुत छोटा रह जाता है। तुम्हारी बात अलग है, किसी और के सामने इस तरह के कपड़ों में जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। वेरी गुड, बस ऐसे ही रहना, अरमान ने जवाब दिया और फिर वार्डरोब में जाकर कृषा के लिए एक सूट निकला। कृषा ने जल्दी से कपड़े लिए और बाथरूम में चली गई। अरमान बाहर बैठकर उसके आने का इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर सुकून के भाव थे। अरमान ने धीरे से बड़बड़ा कर कहा, तुम मुझे तकलीफ भी देती हो तो दिल को सुकून मिलता है कृष। बस शर्त ये है कि तुम्हें मेरे पास रहना होगा। लगता है लोगों को बताने का टाइम आ गया है कि डेविल कौन है। आदित्य सिंघानिया, तुमने अपनी मनमानी बहुत कर ली और मैंने तुम्हें करने दी क्योंकि मेरी सांसें तुम्हारे पास थी। पहले इस तेज सिंह रानावत से तो निपट लूं। बहुत शौक चढ़ा है इसे बदला लेने का। अब इसे पता चलेगा कि बदला लेना किसे कहते हैं। अरमान ने फिर मलिक को कॉल पर कनेक्ट किया और धीरे से कहा, हम जयपुर जा रहे हैं। अगले 1 घंटे में जेट रेडी होना चाहिए। कोई इमरजेंसी है क्या? अपने साथ आदमियों को भी लेना है या फिर? जाने से पहले मलिक सब कुछ कंफर्म कर रहा था। तभी अरमान ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, सिर्फ मैं, कृष और तुम ही जा रहे हैं। जब मामला पर्सनल हो जाता है तो मुझे अपने साथ किसी की जरूरत नहीं होती है। मैं खुद सामने वाले से निपटने के लिए काफ़ी हूँ। मलिक आगे कुछ पूछता उससे पहले अरमान ने कॉल कट कर दिया। उसके बोलने के लहजे से वो समझ गया था कि बात सच में सीरियस है। अरमान को पता था कि कृषा को आने में टाइम लगेगा, इसलिए वो किचन एरिया में गया और जल्दी से उनके लिए कुछ खाने को बनाने लगा। कुछ ही देर में कृषा तैयार होकर आ गई थी।
उसने ग्रे कलर का ऑफिस सूट पहना था। कृषा ने अपने बालों का मैसी बन बना रखा था। कृषा बाहर आई तब अरमान डाइनिंग टेबल पर खाने के साथ बैठा था। तुम्हें पता होता है कि मुझे किस वक्त क्या चाहिए होता है? कृषा ने मुस्कुराकर कहा और अरमान के पास आकर बैठ गई। लेकिन तुम्हें भी क्यों नहीं पता होता कि मुझे किस वक्त क्या चाहिए होता है? अरमान ने कोल्ड वॉइस में कहा। उसकी नज़र कृषा के होठों पर थी। कृषा को उसके कहने का मतलब समझ नहीं आया। वो सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देख रही थी कि तभी अरमान ने उसे पकड़कर अपने करीब किया और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। अरमान उसे काफ़ी पेशेंटली किस कर रहा था। किस करते हुए अरमान ने कृषा के बालों को खोल दिया था। अरमान किस ब्रेक करके गहरी सांसें लेते हुए बोला, ऐसे ज़्यादा अच्छी होती हो। कृषा कोई जवाब दे पाती उससे पहले अरमान उसे फिर से किस करने लगा। कृषा के लिए ये काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल था। एक लंबी किस के बाद अरमान ने उसे छोड़ दिया और वो तिरछी निगाहों से उसकी तरफ गुस्से में देख रही थी। उसके मन में यही चल रहा था कि कुछ देर पहले अरमान उसके कपड़ों तक को नहीं छूने दे रहा था और अब उसे उसके करीब आना था। अरमान को पता चल गया था कि कृषा के मिसकैरेज वाले एक्सीडेंट के पीछे तेज सिंह रानावत का हाथ था और वो उसे संभलने का मौका नहीं देना चाहता था। अरमान ने तुरंत जयपुर जाकर तेज सिंह से उसके किए का बदला लेने का सोचा। कृषा भी उसके साथ जाना चाहती थी और इस बार अरमान ने उसे रोका भी नहीं। जाने से पहले कृषा और अरमान डाइनिंग टेबल पर थे और साथ में खाना खा रहे थे। अचानक अरमान ने कृषा के होठों पर किस किया था, जिसके बाद कृषा तिरछी निगाहों से उसकी तरफ देख रही थी। कृषा के लुक को देखकर अरमान ने कंधे उचकाकर कहा, तुम्हारे इस तरह देखने से कुछ नहीं होगा। अब जब तुम मेरे पास आ गई हो तो ये सब तो होता रहेगा ना। ये तो एक बहुत छोटा सा नॉर्मल किस था, उसमें भी तुम मुझे इस तरह देख रही हो। लेकिन कुछ देर पहले तुमने ही तो कहा था, तुमने अभी मुझे माफ नहीं किया है। कोई इंसान गुस्से में किसी को कैसे किस कर सकता है? कृषा ने हैरानी से सिर हिलाकर पूछा। कृषा के सवाल का जवाब देने से पहले अरमान ने कुछ पल सोचा और फिर बेपरवाही से कहा, क्या प्रॉब्लम है? जब आप सामने वाले इंसान से प्यार करते हो तो उनके बीच कुछ भी हो सकता है। वैसे मैं इस वक्त तुमसे गुस्सा नहीं हूं तो मैंने काफ़ी सॉफ्टली किस किया था। फिर भी तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें गुस्से में किस करूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस तुम्हें ही तकलीफ हो सकती है। कृषा जानती थी अरमान से बहस करना बेकार है क्योंकि वो किसी भी मामले में अरमान से जीत नहीं सकती थी। कृषा ने उसकी बात का जवाब देते हुए धीरे से कहा, तुमसे बहस करना बेकार है। ऊपर से तुम एक लॉयर भी हो तो मुझे तुम्हारी तरह हर बात का लॉजिक देकर बात करना नहीं आता है। अच्छा तो तुम्हें याद है कि मैं एक लॉयर हूँ। वेरी गुड कृष। वैसे भी तुम्हें मुझसे जुड़ी किसी भी बात को भूलना नहीं है। अब टाइम वेस्ट मत करो, हमें निकलना भी है। अरमान ने जवाब दिया और फिर अपने हाथों से कृषा को खाना खिलाने लगा। अरमान भी कृषा को खाते हुए देख रहा था। उसे देखकर अरमान ने कृषा की आंखों में देखते हुए कहा, तुम बदली क्यों नहीं हो कृष? मुझे लगा था ट्रेनिंग के बाद तुम सख्त हो जाओगी। जैसे जानवी है, जैसे मैं हूँ, हमें इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचता है हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम तो बिल्कुल पहले की तरह हो। ट्रेनिंग के टाइम तुमने बहुत से लोगों की जान ली होगी। क्या तब तुम्हारे हाथ नहीं कान पे? किसी भी तरह की माफिया ट्रेनिंग में क्या कुछ होता था, ये अरमान से बेहतर कोई नहीं जान सकता था। शूटिंग ट्रेनिंग देने के लिए काम करने वाले लोगों का यूज़ होता था और उनसे एग्रीमेंट करके निशाना लगाना सिखाया जाता था। फिर उन्हीं लोगों की गोली निकालने की ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि ज़रूरत पड़ने पर अपना इलाज कर सके। कृषा ने अरमान की बात का कोई जवाब नहीं दिया तो अरमान आगे बोला, बताओ कृष, क्या मासूम लोगों की जान लेने के टाइम तुम्हारे हाथ एक बार भी नहीं कान पे? नहीं अरमान, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। कृषा ने हल्का मुस्कुरा कर कहा, मैंने दादू को पहले ही मना कर दिया था कि मैं अपने हाथ से किसी की जान नहीं लूंगी। मेरी फिजिकल ट्रेनिंग हुई है और साथ ही ये भी कि खतरा आने पर मुझे वहां से बचकर कैसे निकलना है। मैंने अपनी ट्रेनिंग काफ़ी अच्छे से की है, देखना तुम्हें भी पता चल जाएगा।
कृषा की बात सुनकर अरमान के चेहरे पर सार्कास्टिक स्माइल थी। उसने उसी लहजे में कहा, हाँ मैंने बहुत अच्छे से देखा है कि तुम खतरा आने पर कैसे बचकर निकलती हो। कृषा अरमान के कहने का मतलब समझ रही थी। उसने उसके कंधे पर हल्का सा मारते हुए कहा, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो अरमान राणा। मैं तुम्हारे विला से निकलने वाली ही थी लेकिन तुम्हें पता चल गया और तुमने जाह्नवी को निशाना बनाया। तब मुझे बाहर निकलकर आना पड़ा। अरमान ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया। खाना खत्म हो जाने के बाद वो दोनों उस फ्लो से बाहर निकले। सुबह के लगभग 4 बजे के करीब अरमान और कृषा मलिक के साथ जेट में थे और वहां से वो तेज सिंह रानावत से बदला लेने के लिए निकल रहे थे। कृषा प्राइवेट रूम में सो रही थी जबकि अरमान मलिक के साथ बाहर था। पहले अरमान ने इस बारे में मलिक को कुछ नहीं बताया था लेकिन आगे के प्लान के चलते उसने मलिक को सब बताते हुए कहा, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कृष प्रेग्नेंट थी। उसके साथ एक एक्सीडेंट हुआ और सब खत्म हो गया। वो एक्सीडेंट तेज सिंह रानावत की वजह से हुआ था। और तेज सिंह रानावत कौन है? ये तुमसे छुपा हुआ नहीं है। हाँ जानता हूँ। वो पिछले 2.5 साल से आपको मात देने के चक्कर में था। मैंने काफी बार उसे बहुत से लोगों को बात करते सुना जो आपके दुश्मन थे। अब उसकी अच्छी किस्मत कहूँ या बुरी किस्मत की किसी ने उसका साथ नहीं दिया। मलिक ने बताया। हाँ, उसने अपना बदला ले लिया पर अब बारी मेरी है। अरमान ने सर्द आवाज में जवाब दिया। अरमान की आंखों में इमोशंस देखकर मलिक समझ सकता था कि वो तेज सिंह रानावत से बदला लेने के लिए कितना बेचैन हो रहा था। मलिक ने उसकी बात पर हामी भरते हुए कहा, तेज सिंह रानावत सोच भी नहीं पाएगा। उसे ऐसी मौत नसीब होगी। आप जाकर रेस्ट कर सकते हैं। मैं आगे की प्लानिंग कर लूंगा। नहीं, मुझे उसे मारना नहीं है। उसे जीना होगा। उसकी सजा मौत नहीं जिंदगी होगी। अरमान ने इतना ही कहा और उठकर अंदर रूम में चला गया। मलिक हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। अरमान ने पूरी बात नहीं बताई थी लेकिन मलिक समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अरमान फिर जयपुर जा ही क्यों रहा है जब उसे तेज सिंह रानावत को मारना ही नहीं है। जयपुर में रानावत हवेली में जश्न का माहौल था। आज तेज सिंह रानावत और मोहना को शादी की 25वीं सालगिरह थी और उसी का सेलिब्रेशन उनकी हवेली में रखा गया था। पार्टी की थीम राजस्थानी रखी गई थी इसलिए वहां की डेकोरेशन उसी हिसाब से की गई थी। पहले लुक में देखने में ऐसा लग रहा था जैसे किसी पुराने जमाने के राजमहल में आ गए हो। मोहना ने लाल रंग की पारंपरिक राजस्थानी पोशाक पहन रखी थी जो सोने के तारों से बनाई हुई थी। उसे ट्यूनिंग करते हुए तेज सिंह रानावत ने भी लाल रंग का कुर्ता पहन रखा था। उस पर भी सोने के तार से एम्ब्रॉयडरी की गई थी। इतना भव्य इंतजाम होने के बावजूद मोहना के चेहरे पर उदासी के भाव थे। वो तेज सिंह से धीमी आवाज में बोली, कितना अच्छा होता जो आज हमारी विशाखा भी हमारे साथ होती। उसे गए हुए 3 साल होने को आ जाएंगे। वक्त कितना जल्दी आगे बढ़ गया लेकिन आज भी हम आगे नहीं बढ़ पाए हैं। उस इंसान का कुछ नहीं बिगड़ा और हमारी बेटी को मार कर निकल गया। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं बिगड़ा? तेज सिंह ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए सख्त आवाज में कहा, तुम्हें नहीं पता पर आज वो अपनी पत्नी से अलग है। उस पत्नी से जिसके लिए उसने हमारी बेटी को मारा था। इतना कहकर तेज सिंह चुप हो गया। उसने मोहना से इस बात को अब तक छुपा कर रखा था कि उसने पेरिस में कृषा के बच्चे को मार दिया था। वो अपने मन में बोला, और हमारी बेटी का बदला भी मैंने ले लिया है। औलाद के बदले औलाद। अरमान राणा, तुम्हें तो पता भी नहीं कि तुम्हारा बच्चा पैदा होने से पहले मैंने तुमसे छीन लिया। सोचते हुए तेज सिंह की आंखें नम होने लगी फिर भी उसके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कुराहट थी क्योंकि उसने अपनी बेटी का बदला ले लिया था। कुछ देर चुप रहने के बाद तेज सिंह ने मोहना का हाथ पकड़कर कहा, जो हो गया उसे मैं बदल नहीं सकता। सब कुछ ऊपर वाले के हाथ है। कुछ ही दिनों की बात है। देखना इस आंगन में फिर से वही खुशियों का माहौल होगा। अब मुस्कुराओ वरना सबको यही लगेगा कि इतने इंतजाम के बाद भी तुम्हारा मुंह फुला हुआ है। मोहना ने मुस्कुराकर उसकी बात पर हामी भरी। गेस्ट उसे बधाइयां देने के लिए आ रहे थे जिनका वो मुस्कुराकर जवाब दे रहे थे। उन्हें मेहमानों के बीच अरमान और कृषा वहां पहुंचे।
अरमान को तेज सिंह रानावत की एनिवर्सरी पार्टी के बारे में पता चल गया था तो उसने अपने और कृषा के लिए उस हिसाब से कपड़े मंगवाए। अरमान ने नेवी ब्लू सूट पहना हुआ था तो वही कृषा ने बेज कलर की शिमरी साड़ी पहनी थी जिसका स्लीवलेस ब्लाउज था। अचानक उन दोनों को एक साथ अपने यहाँ देखकर तेज सिंह के चेहरे के भाव सख्त होने लगे। अरमान और कृषा को देखते ही तेज सिंह की यादें ताज़ा हो गई। मोहना की आंखें भी नम होने लगी थी। उसे वो दिन याद आ गया जब अरमान की वजह से विशाखा ने तड़प तड़प के उसकी आंखों के सामने दम तोड़ा था। अरमान ने बुके मोहना को दिया और फिर एविल स्माइल करते हुए कहा, विशिंग यू ए वेरी अनहैप्पी मैरिज एनिवर्सरी मिस्टर एंड मिसेज रानावत। मोहना ने एक नज़र अरमान के दिए बुके की तरफ देखा। उसमें लगे सारे फूल मुरझाए हुए थे। उसे देखकर मोहना डर गई और उसे जल्दी से नीचे फेंक दिया। उसकी इस हरकत पर कृषा मुस्कुराते हुए बोली, लगता है आपको हमारा दिया हुआ गिफ्ट पसंद नहीं आया मिसेज रानावत। इतने मेहमानों के सामने तेज सिंह उन दोनों पर चिल्ला नहीं सकते थे। उन्होंने अपने गुस्से को काबू किया और धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, अभी के अभी दोनों यहाँ से निकल जाओ। मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। कल बात करते हैं। अरमान ने नामे सिर हिलाया और बेपरवाही से कहा, ये तो बहुत गलत बात है रानावत। पिछली बार तुम मुझे फोर्स करके खाने पर बुला रहे थे। अब मैं खुद चलकर आया हूँ तो घर आए मेहमान की इस तरह इंसल्ट कौन करता है, खासकर उस मेहमान की जिसके हाथ में तुम्हारी जान अटकी हो। अरमान के बाद कृषा ने बोरियत भरे लहजे में कहा, कम ऑन बी आई एम गेटिंग बोर। कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं ना। तुमने मुझे कहा था कि तुम्हें भूख लगी है और जहाँ तक मुझे पता है तुम्हें केक्स बहुत पसंद है। अरमान ने कृषा की तरफ देखकर पूछा, जिस पर जवाब में उसने हाँ में सिर हिला दिया। उसके बाद अरमान तेज सिंह की तरफ देखकर भौंहे उठकर बोला, केक कटिंग अभी हुई नहीं है रानावत। चलो केक कट करते हैं। आई होप तुमने अच्छे फ्लेवर्स सेलेक्ट किए होंगे। तेज सिंह अरमान की बात का कोई जवाब देता उससे पहले अरमान पकड़कर उसे केक के पास ले गया। मजबूरन मोहना को भी उसके साथ आना पड़ा। वहाँ बीचों बीच एक बड़ा सा लेविस केक रखा हुआ था। उसे देखकर अरमान ने मुस्कुराते हुए तेज सिंह की तरफ थम्स अप का इशारा किया। पार्टी में बहुत से मेहमान माफिया से भी आए थे। अरमान और कृषा कौन थे ये उनसे छुपा हुआ नहीं था। उन्हें वहां देखकर कुछ लोगों ने फुसफुसाकर बातें करनी शुरू कर दी थी। उनमें से एक धीरे से बोला, ये तो माफिया किंग अरमान राणा है। उसके साथ में जो लड़की है वो माफिया प्रिंसेस है। आखिरी बार इन्हें साथ में तभी देखा था जब अरमान राणा ने अपनी माफिया किंग होने की पार्टी रखी थी। इसके बाद से ये दोनों साथ में इसी पार्टी में नजर आए हैं। क्या तेज सिंह इनका कोई खास आदमी है? ये कोई उनका खास आदमी नहीं है बल्कि वर्षों से उनके पीछे लगा हुआ है। अब यहाँ जो कांड होने वाला है उसे दूर से देखकर मजे लो, क्योंकि अरमान राणा जहाँ आता है वहाँ माहौल शांत तो हो नहीं सकता ना। उसके पास खड़े दूसरे आदमी ने जवाब दिया। तेज सिंह केक कट करने को हुआ तभी अरमान ने पीछे से उसकी गर्दन पकड़ी और उसका मुंह केक में दे मारा। इसी के साथ सब हैरानी से उस तरफ देखने लगे। अरमान की इस हरकत पर तेज सिंह के बॉडीगार्ड दौड़कर उस तरफ आने लगे। तभी कृषा ने फुर्ती दिखाते हुए मोहना को पकड़ा और उसकी कनपटी पर गन लगाकर तेज आवाज में कहा, कोई इस तरफ आने की कोशिश मत करना वरना मैं इसका सिर उड़ा दूंगी। कृषा ने काफी जल्दी मूव लिया था। उसे देखकर अरमान ने इविल स्माइल करते हुए धीरे से कहा, वैसे इसकी जरूरत नहीं थी बेबी, फिर भी काफी स्मार्ट मूव लिया है। ये मूव तब तक ही स्मार्ट है जब तक इन्हें ये पता ना चले कि तुम अपने हाथों से किसी की जान नहीं ले पाओगी। अरमान ने अभी भी तेज सिंह की गर्दन पकड़ रखी थी। उसने उसका सिर वापस ऊपर उठाया तो वो केक से सना हुआ था। अरमान तेज आवाज में बोला, पार्टी ओवर। जिसे अपनी जान प्यारी है यहाँ से 9-2-11 हो जाओ, वरना ही केक की लाश उठाकर ले जानी पड़ेगी एंड आई मीन इट। जल्द ही हवेली पूरी खाली होने लगी। यहाँ तक कि तेज सिंह के रिश्तेदार भी बाहर चले गए थे। अब वहाँ अरमान, कृषा, मोहना, तेज सिंह और उसके कुछ गार्ड्स बचे हुए थे। सबके जाने के बाद तेज सिंह ने गुस्से से अरमान की तरफ देखा और चिल्ला कर कहा, क्यों आए हो तुम यहाँ पर और क्या करने का इरादा है तुम्हारा?
मेरी बेटी को मुझसे छीनकर तुम्हारा मन नहीं भरा जो तुम फिर से यहाँ ये सब करने आ गए। अरमान ने तेज सिंह की गर्दन पकड़कर उसका चेहरा अपने सामने किया और उसकी आंखों में देखते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, अब तुमसे बेहतर इस बात को कौन बता सकता है कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। कुछ हिसाब अधूरे रह गए थे तेज सिंह रानावत, बस उन्हीं को पूरा करने के लिए इतनी दूर से यहाँ तक आ गया। तेज सिंह का चेहरा देखते हुए अरमान को वो दिन याद आ गया जब उसने फुटेज में तेज सिंह उस बच्चों को वो टॉय रोबोट देकर सब कुछ समझाते हुए दिखा था। गुस्से में अरमान ने तेज सिंह का सर पकड़कर उसे दीवार से दे मारा। मोहना अभी भी नहीं समझ पा रही थी कि अरमान अचानक उनके घर पर आकर ये सब क्यों कर रहा है। अरमान के तेज सिंह को मारने पर मोहना जोर से चिल्लाई और रोते हुए बोली, अरे इतना कुछ करके भी तुम्हारा जी नहीं भरा क्या जो फिर से हमें तंग करने के लिए आ गए। तुम्हारी वजह से हमने अपनी बेटी को खो दिया और अभी भी तुम्हारे मुंह पर शर्म नहीं है जो तुम मेरे पति को मारने पर तुले हुए हो। बोलते हुए मोहना ने कृषा को धक्का दिया और तेज सिंह के पास जाने लगी। तभी कृषा ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे पीछे खींचा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जब लोग इतना कुछ करने के बाद भी अनजान होने का दिखावा करते हैं तब मुझे उस चीज से सख्त चिढ़ है। मोहना ने महसूस किया कि इस वक्त कृषा के चेहरे पर कोई मासूमियत नहीं थी। उसकी आंखों में गहरा गुस्सा था और ऐसा लग रहा था जैसे अगले ही पल वो मोहना की जान ले लेगी। तेज सिंह रानावत अपनी पत्नी मोहना के साथ अपने 25वीं सालगिरह मना रहा था। उसकी हवेली पर पार्टी थी। अरमान ने कृषा के साथ मिलकर उस पार्टी को हाईजैक कर लिया था और वहां के मेहमानों को बाहर निकाल दिया था। अरमान इस वक्त तेज सिंह रानावत पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। मोहना अब तक इस बात से अनजान थी कि तेज सिंह ने कृषा के साथ क्या किया था। वो कृषा को धकेल कर तेज सिंह के पास जा रही थी। तभी कृषा ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे दीवार पर लगाकर उसका गला दबाने लगी। कुछ ही देर में मोहना की हालत खराब होने लगी और वो झटपटाने लगी। मोहना की ऐसी हालत देखकर तेज सिंह रानावत चिल्लाकर बोला, उसकी कोई गलती नहीं है, उसे तो पता तक नहीं है, जाने दो उसे, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। गलती तो मेरी वाइफ की भी नहीं थी जो तुम लोग बार बार उसके पीछे पड़े रहते हो। पिछली बार उसे मारने की कोशिश की तो इस बार हमारे बच्चे को। अरमान बोलते हुए रुक गया। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी गन निकाली और तेज सिंह के कंधे के पास शूट करके कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को मुझे छीनने की। अरमान के गोली मारते ही मोहना और तेज प्रताप सिंह दोनों एक साथ चिल्लाए। तेज सिंह ने अपना घाव पकड़ रखा था। वो अरमान की तरफ देखकर इतने दर्द में भी सख्त आवाज में बोला, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई मेरी बेटी की जान लेने की। तुमने सुना नहीं क्या कर्म लौट कर आते हैं और तुम्हारे कर्म तुम्हारे बच्चे को भुगतने पड़े। उस बच्चों को जो अब तक पैदा भी नहीं हुआ था। तेज सिंह की बातों का अरमान पर कोई असर नहीं हुआ। उसके चेहरे के भाव सर्द थे और उसने तेज सिंह का मुंह दबाते हुए कहा, सही कहा तूने, कर्म लौटकर आते हैं। मेरी वाइफ भी मासूम थी, उसे कुछ पता नहीं था फिर भी तुमने उसे सजा दी। उस बच्चे को हमसे छीना जो दुनिया में आया ही नहीं था तो अब तेरी बारी है। जैसा कि तूने बताया कि तेरी वाइफ को कुछ पता नहीं है कि तूने क्या कांड किया था। मैं यहाँ तेरे साथ कुछ नहीं करूँगा लेकिन हाँ तेरे बदले की सजा इसे भुगतनी ही होगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे अरमान राणा, तेज सिंह जोर से चिल्ला कर बोला। कुछ ही देर में उसका जानवी जोश ठंडा हो गया था। वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोला, तुम चाहो तो मेरी जान ले सकते हो लेकिन मेरी पत्नी को कुछ नहीं करोगे। उन दोनों की बातें सुनकर मोहना को काफी कुछ समझ आ गया था। उसने कृषा के चेहरे की तरफ देखा जिसकी पलकें गीली होने लगी थी। मोहना ने उसकी तरफ देखकर पूछा, क्या किया इसने तुम्हारे बच्चे के साथ? कृषा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अरमान ने तेज सिंह रानावत को छोड़ा और अपने मोबाइल में उस फुटेज को मोहना को दिखाया जिसमें तेज सिंह उस बच्चे को वो रोबोट दे रहे थे और फिर उस रोबोट ने कृषा की जिंदगी में क्या तबाही लाई थी। वो सब देखकर मोहना गुस्से में तेज सिंह की तरफ देख रही थी। मोहना तेज सिंह के पास गई और उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा लगाया।
वो उसकी कॉलर पकड़कर रोते हुए बोली, ये क्या कर दिया तुमने? बदले की आग में इतने अंधे हो गए कि एक गर्भवती औरत पर वार किया। मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। इसने मुझे मेरी औलाद छीनी थी तो मैंने इससे इसकी औलाद छीन ली। तेज सिंह ने अरमान की तरफ देखकर जवाब दिया। उसके चेहरे पर अभी भी कोई अफसोस का भाव नहीं था। तेज सिंह की बातें सुनकर कृषा को गुस्सा आने लगा। वो उसके पास गई और गन उसके माथे के बीचों बीच लगाकर कहा, और क्या मिल गया तुम्हें वो सब करके? क्या तुम्हारी बेटी वापस लौट आई? जवाब दो मुझे। मेरे बच्चे के मर जाने के बाद क्या तुम्हारी बेटी जिंदा हो गई थी? तुम जानना चाहती हो ना मुझे ये सब करके क्या मिला? तो इस दिल को एक ठंडक महसूस हुई। तुमने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में किसी को ना बताया हो, लेकिन मैं अच्छे से जानता था तुम दोनों एक दूसरे से दूर हो चुके हो। यही तुम दोनों की सजा है। तेज सिंह ने जवाब दिया और फिर पागलों की तरह हंसने लगा। मोहना उसका ये रूप देखकर हैरान हो रही थी। अरमान सिर्फ तेज सिंह को मारना नहीं चाहता था, बल्कि उसे उसकी गलती का एहसास भी दिलाना चाहता था। इतना सब कुछ होने के बाद भी तेज सिंह के चेहरे पर अफसोस का कोई भाव नहीं था और ये बात अरमान के गुस्से को बस बढ़ाए जा रही थी। अरमान ने तेज सिंह की तरफ देखा और सर्द आवाज में कहा, मैं बीच में उसे शामिल करना तो नहीं चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया। बदला लेना है। औलाद के बदले औलाद छीननी है। अब असली बदला लिया जाएगा। तेज सिंह रानावत, तुमने मेरे उस बच्चों को मारा है ना, जो पैदा भी नहीं हुआ था, तो अब बारी तुम्हारी है। अपनी बात खत्म करके अरमान ने अपना ब्लूटूथ ऑन किया और कॉल पर कहा, अंदर ले आओ उसे। अरमान का इशारा किस तरफ था वो तेज सिंह और मोहना अच्छे से समझ सकते थे। उनके चेहरे पर डर के भाव थे। इस बार तेज सिंह ने अरमान के पैर पकड़कर कहा, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते अरमान राणा। मुझसे गलती हो गई तो तुम भी वही गलती करोगे क्या? अरमान के बाद वो दौड़कर कृषा के पास गया और उसे पकड़कर कहा, बोलो इसे कहो ना वो सब ना करें। मैंने जो किया उसकी माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। ये जो सजा देगा मुझे मंजूर है, पर ये मत करो। कृषा अभी समझ नहीं पा रही थी कि अचानक जो तेज सिंह रानावत इतने घमंड के साथ बात कर रहा था, अचानक उसके चेहरे पर डर के भाव कैसे आ गए। वो अरमान के प्लान से अब तक अनजान थी, जबकि अरमान के फेस पर एविल स्माइल थी। उसका कॉन्फिडेंस देखकर कृषा को इतना तो समझ आ गया था कि अरमान ने तेज सिंह रानावत की सबसे कमजोर नस को दबाया है और उसका असर उसे देखने को मिल रहा था। तेज सिंह रानावत की सालगिरह के मौके पर अरमान ने उसकी हवेली को हाईजैक कर लिया था। उसने सभी मेहमानों को बाहर निकालकर तेज सिंह रानावत और उसकी पत्नी मोहना को होस्टेज बना लिया था। उसके साथ में कृषा भी थी। तेज सिंह पहले किसी भी तरीके से अरमान के काबू नहीं आ रहा था, लेकिन जब अरमान ने किसी ऐसे शख्स का जिक्र किया जिससे उसका बदला पूरा हो सकता था, तो तेज सिंह के चेहरे के रंग उड़ गए। तेज सिंह रानावत कृषा और अरमान के सामने गिड़गिड़ा रहा था, पर अरमान पर उसका कोई असर नहीं हुआ। तो वही कृषा भी हैरान थी कि अचानक तेज सिंह कमजोर कैसे पड़ गया। अरमान ने मलिक को कॉल करके उस शख्स को लाने के लिए कहा था। लगभग 15 मिनट बाद वहां एक लड़की आई, जो लगभग 25 साल के करीब थी। वो प्रेग्नेंट थी और उसका बेबी बम्प देखकर यही लग रहा था कि वो लगभग 6 से 7 महीने प्रेग्नेंट है। उसे देखते ही अरमान के चेहरे पर एविल स्माइल थी, तो वहीं तेज सिंह और मोहना समझ गए थे कि अरमान के दिमाग में क्या चल रहा होगा। अरमान चलकर उस लड़की के पास गया। उसने उस लड़की को देखते हुए कहा, साइंस भी कमाल की चीज़ है ना। ये हर एक चीज़ को पॉसिबल बना देती है। नामुमकिन को मुमकिन बनाना ही इसकी खूबी है। अब देखो ना, इस उम्र में भी सरोगेसी के जरिए तुम लोगों ने सोचा होगा कि फिर से अपने घर को बच्चों से हरा भरा किया जाए। तरीका काफ़ी अच्छा है, लेकिन अपने बच्चों को पैदा करने से पहले किसी और के बच्चे की जान नहीं लेनी चाहिए थी। बोलते हुए अरमान के चेहरे के भाव सर्द हो गए। वो तेज सिंह के पास आया और गन उसकी गर्दन पर घुमाते हुए कहा, थोड़ी देर पहले कोई यहाँ कर्मा का राग अलाप रहा था। औलाद के बदले औलाद जैसा कोई बड़ा सा डायलॉग मारा था। अब बदला सही तरीके से पूरा होगा। ना मेरा बच्चा पैदा हुआ था और ना मैं तुम्हारा होने दूंगा। कृषा अरमान की बातों से समझ गई थी कि वो जो लड़की थी, उसकी कोख में तेज सिंह और मोहना का बच्चा था।
उन्होंने सरोगेसी के जरिए उस बच्चों को पैदा करने का सोचा था। उसे ये भी समझ आ रहा था कि अरमान के दिमाग में क्या चल रहा है। उस लड़की को वहां देखते ही तेज सिंह उस पर जोर से चिल्लाया, मैंने तुम्हें कहा था कहीं भी बाहर नहीं निकलना है। फिर इन लोगों ने तुम्हें कैसे पकड़ा? उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर झुकाए खड़ी हुई थी। तेज सिंह फिर अरमान की तरफ पलटा और उसने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरी पत्नी और इस अजन्मे बच्चे की कोई गलती नहीं है। तुम्हें जो भी करना है वो मेरे साथ करो, इन्हें जाने दो। तेज सिंह की बात खत्म होते ही अरमान ने उसका चेहरा पकड़कर दबाया और कोल्ड वॉइस में कहा, एग्जैक्टली रानावत, जो भी किया था वो मैंने किया था, तो बदला लेने मुझसे आता। मेरी वाइफ की और मेरे होने वाले बच्चों की उसमें कोई गलती नहीं थी। मैं ये नहीं कहता कि मैंने तेरी बेटी को मारकर कोई अच्छा काम किया है। मैंने और भी बहुत गलत काम किए हैं, लेकिन मैंने बेवजह किसी को नहीं मारा। अब तुझे बहुत बड़ी बड़ी बातें याद आ रही है। जब मेरी वाइफ के साथ वो सब किया था तब तुम्हारी बातें कहाँ चली गई थी? तुम्हारे ये उसूल तुम्हें तब याद क्यों नहीं आए? बोलते हुए अरमान तेज सिंह का चेहरा क्रूरता से दबा रहा था। तेज सिंह अरमान के सामने लाचार हो गया था। वो जानता था अरमान के सामने दया की भीख मांगने का कोई फायदा नहीं है। मोहना अरमान के पास आए और उसके पैरों में गिरकर बोली, तुमने हमसे हमारे एक बच्चे को छीन लिया है, अब इसको हमसे मत अलग करो। बदले में तुम हमसे हमारा सब कुछ ले लो। हम एक छोटे से घर में गुजारा कर लेंगे, उम्र भर के लिए तुम्हारे कर्जदार रहेंगे, पर ये मत करो। मलिक ने उस लड़की की गर्दन पर चाकू रख रखा था और उसे बस अरमान के एक इशारे का इंतजार था। कृषा चुपचाप ये सब तमाशा देख रही थी। उसकी आंखें उस लड़की को देखकर नम हो रही थी। वो अरमान के पास आए और उसका हाथ तेज सिंह से हटाकर उसे दूसरी तरफ लेकर गई। कृषा ने अरमान को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अरमान तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। जरूरी नहीं, जो हमारे साथ हुआ वो हम इसके साथ भी करें। मुझे पता है तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। और तुम्हें किसने कह दिया कि मैं किसी के साथ कोई भी रहम बरतने वाला हूँ? इसके साथ भी वही होगा जो तुम्हारे साथ हुआ था। मैं इसे सबसे ऊपर सीढ़ियों पर ले जाऊंगा और वहां से इसे धक्का दूंगा। बोलते हुए अरमान के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अपनी बात खत्म करके अरमान ने कृषा को छोड़ा और उस लड़की की तरफ बढ़ने लगा। कृषा जानती थी कि अरमान किसी की नहीं सुनने वाला है। वो दौड़कर उस लड़की के पास गई और उसके सामने खड़ी हो गई। कृषा ने नामे सिर हिलाकर कहा, तुम्हें इन दोनों को जो सजा देनी है तुम दे सकते हो, लेकिन इस लड़की को मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाने दूंगी। जो कुछ भी हुआ था वो मैंने झेला था। फिजिकली मेंटली बहुत मुश्किल था अरमान। तुम नहीं थे मेरे पास और मैं किसी और लड़की के साथ अपनी आंखों के सामने ये होते हुए नहीं देख सकती। अरमान ने कृषा की तरफ घूरते हुए देखा और फिर सर्द लहजे में कहा, तो अपनी आंखें बंद कर लो कृष। मैं तो यही करने वाला हूँ और ऐसा करने से तुम तो क्या, मुझे कोई नहीं रोक सकता। जब भी अरमान को गुस्सा आता था या वो किसी को टॉर्चर करने पर आता था, तब कृषा को समझ आता था कि सब उसे डेविल क्यों कहते थे। उसके दिल में किसी के लिए कोई दया नहीं थी, खासकर उसके लिए जिसने उसका कुछ गलत किया हो। यहाँ तो उन्होंने अरमान से उसका बच्चा छीना था। प्लीज अरमान, तुम्हें खुद को ये सब करने के बाद पछतावा होगा, कृषा ने रिक्वेस्टिंग वे में कहा। वो अरमान को हर तरीके से मनाने की कोशिश कर रही थी। मुझे अपने किए किसी भी फैसले पर कभी पछतावा नहीं होता। हाँ, एक बार जरूर हुआ था, जब उस पार्टी में मैंने तुम्हें मलिक के साथ घर भेज दिया था। वो मेरी पहली और आखिरी गलती थी। अब साइड हट जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि इससे बदला लेने से पहले मुझे तुम्हें चोट पहुंचानी पड़े। अरमान ने जवाब दिया। वो अपने कदम उस लड़की की तरफ बढ़ा रखा था। तभी कृषा ने अपनी गन निकाली और अरमान के सामने तान दी। कृषा के इस मूव को अरमान ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था। उसके फेस पर इविल स्माइल थी। उसने अपनी गन निकाली और कृषा के सामने करते हुए कहा, अब तो और मजा आने वाला है। देखते हैं पहले कौन शूट करता है कृष। मुझे नहीं लगता तुमसे हो पाएगा, लेकिन इस वहम में मत रहना कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा। बोलते हुए अरमान ने अपनी गन लोड की।
कृषा भी अपनी गन लोड कर चुकी थी। अब वहां टेंशन का माहौल और बढ़ गया था। तेज सिंह और मोहना हैरानी से कृषा की तरफ देख रहे थे। उन्होंने उनसे उनका बच्चा छीन लिया था, फिर भी आज वो उनके बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही थी। इसके लिए वो अरमान तक के सामने खड़ी हो गई थी। अरमान और कृषा एक दूसरे पर अपनी अपनी गन ताने हुए लगभग 10 मिनट तक वहां चुपचाप खड़े एक दूसरे को घूर रहे थे। कृषा को लगा अरमान अपने कदम पीछे ले लेगा, लेकिन वो अभी भी उसके सामने मजबूत इरादों के साथ खड़ा था। काफी देर तक कृषा ने कोई मूव नहीं लिया तो अरमान ने बोरियत भरे लहजे में कहा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो पूरी रात यहाँ खड़ा रहकर इस बात का वेट करूं कि तुम कब शूट करोगी। चलो काउंटिंग करते हैं, वरना पूरी रात ऐसे ही एक दूसरे के सामने गन पॉइंट किए खड़े रहेंगे। 3 की काउंटिंग कंप्लीट होने पर देखते हैं कौन शूट करता है। 1 2 3। अरमान ने काउंटिंग शुरू की और जैसे ही काउंटिंग खत्म हुई, वहां दोनों तरफ से गोली चलने की तेज आवाज आई। अरमान ने एक लड़की को किडनैप किया था, जो कि तेज सिंह और मोहना के होने वाले बच्चों की सरोगेट मदर थी। अरमान उसके बच्चों को मारकर बदला लेना चाहता था, लेकिन कृषा उसके बीच में आ गई। कृषा नहीं चाहती थी कि अरमान उस औरत को मारे या उसके साथ कुछ भी गलत करें। अरमान और कृषा एक दूसरे के सामने गन पॉइंट करके खड़े थे। अरमान की 3 तक की काउंटिंग खत्म होने पर उन दोनों ने गोली चलाई। गोली की आवाज सुनते ही मोहना, तेज सिंह और उस लड़की ने अपने कान बंद कर लिए। अरमान और कृषा दोनों ने ही एक दूसरे के साइड में गोली चलाई थी। अरमान ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और कृषा के पास आकर उसे पकड़कर धीरे से कहा, तुम मेरे काम के बीच में आ रही हो। तुम्हें ट्रेनिंग मिली है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे काम में टांग अड़ाओ। मैं बीच में से नहीं हटूंगी। तुम्हें इसे मारना है तो पहले मुझे मारना होगा। कृषा ने अरमान की आंखों में देखकर सख्त लहजे में कहा। कृषा के जिद करने पर अरमान इरिटेट हो रहा था। वो चिढ़ते हुए बोला, तो क्या चाहती हो तुम? इस लड़की के साथ मैं क्या करूं? इसकी पूजा करूं या इसे अपने साथ लेकर जाऊं और इसके बच्चे की बेबी सिटिंग करूं? वैसे आइडिया अच्छा है, कृषा ने सिर हिलाकर कहा। इनसे इनके बच्चे को दूर ही तो करना है। जरूरी थोड़ी ना है उसे मारो तुम। इस लड़की को हमारे साथ लेकर चलते हैं। बच्चा होते ही इसे वापस भेज देंगे। और कृषा बोल रही थी तभी अरमान ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, मैं किसी और के बच्चे को नहीं पालने वाला हूँ। इतना दरिया दिल नहीं हूँ कि उस शख्स के बच्चे को पालूं जिसने मेरे बच्चे के पैदा होने से पहले ही जान ले ली। ठीक है, फिर मैं पाल लूंगी, कृषा ने जवाब दिया। वो अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। अरमान तेज सिंह और मोहना की तरफ पलटा और उसने उन दोनों के सीने की तरफ एक एक करके शूट किया। कृषा ने अरमान ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगले ही पल उन दोनों की लाश वहां गिरी हुई थी। उन दोनों को अपनी आंखों के सामने मरता देख वो लड़की डर गई तो वहीं उसके गॉड्स भी अरमान की तरफ देख रहे थे। कृषा हैरानी से अरमान की तरफ देखते हुए बोली, ये तुमने क्या किया? सामने वाले को संभलने का मौका तो देते। अचानक से ऐसे कौन मारता है? तुमने ही तो कहा था कि इस लड़की के साथ कुछ नहीं करना। चाहो तो उन्हें सजा दे सकते हो, तो तुम क्या चाहती थी? उन्हें भी अपने साथ लेकर जाता, अरमान ने बेपरवाही से जवाब दिया और फिर मलिक की तरफ देखकर कहा, इस लड़की को हमारे साथ लेकर चलो, आगे देखते हैं क्या करना है। अरमान ने अपनी बात खत्म ही की थी कि उसने देखा तेज सिंह के गार्ड्स अरमान को घेर कर खड़े हो गए। पहले वो इसलिए रुके हुए थे क्योंकि तेज सिंह और मोहना अरमान और कृषा के गन पॉइंट पर थे। अरमान ने उनकी तरफ देखा और तेज आवाज में कहा, क्या अब मुझे मार भी दोगे तो तुम्हें कोई इनाम नहीं देने वाला। मलिक ऐसा करो, इन सबको अपनी टीम में कर लो। तेज सिंह की प्रॉपर्टी गरीबों में बांट देना। सुना है उसने ये सब पैसे काफी लोगों को पैसे उधार देकर ही कमाए हैं। उन सबको ऑर्डर देने के बाद अरमान बाहर की तरफ जाने लगा। कृषा ने उस लड़की को संभालते हुए कहा, घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। प्लीज हमें बचा लो, हम तो इन्हें ठीक से जानते तक नहीं है। बस पैसों की जरूरत थी इसलिए हाँ कह दी थी। वो लड़की रोते हुए बोली। कृषा ने उसकी बात पर हामी भरी और उसे अपने साथ ले जाने लगी।
मलिक ने बाकी आदमियों को समझा दिया था। उन्हें अरमान के साथ काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कृषा ने जो किया था उस वजह से अरमान अब तक उससे नाराज था। वो गाड़ी में मलिक के पास फ्रंट सीट पर बैठा था जबकि कृषा उस लड़की के साथ पीछे थी। अंडस्को वहीं दूसरी तरफ आदित्य सिंघानिया और अमृता अभी तक लंदन में थे। उन्होंने हरलीन के सामने जो भी प्रस्ताव रखा था उनकी तरफ से उसका कोई जवाब नहीं आया था। इन सब के बीच माइक से उन्हें पता चला कृषा और अरमान विला से बाहर किसी काम के चलते इंडिया गए हुए हैं। आदित्य सिंघानिया ने इस बात का पता चलते ही अमृता से कहा, अरमान बिना किसी सिक्योरिटी के गया है। उसके साथ सिर्फ उसका मैनेजर मलिक और कृषा ही है। उस लड़की के अक्ल पर फिर से पत्थर पड़ गए हैं तो उसे समझाने का कोई फायदा नहीं। ये अच्छा मौका है जब हम अरमान पर हमला बोल सकते हैं। आप फिर से वही सब करने जा रहे हैं। अरमान को मार दिया तो वो 7 पड़ाव कभी हासिल नहीं कर पाओगे आप। अमृता ने जवाब दिया। आदित्य गुस्से में बोले, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। अरमान राणा के मरने के बाद वैसे भी उसका सब कुछ कृषा का ही होने वाला है। और क्या लगता है आपको अरमान के मरने के बाद कृषा आपको माफ कर पाएगी? वो आपके पास कभी वापस नहीं आएगी। आप क्यों उस बच्ची को तकलीफ देने पर तुले हैं मिस्टर सिंघानिया? आपको जो करना है कीजिए लेकिन मैं आपके साथ नहीं जाने वाली। अमृता ने तेज आवाज में जवाब दिया। उसने आदित्य सिंघानिया के साथ आने से साफ मना कर दिया था। आदित्य ने अमृता की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने माइक से कहा, तुम मेरे साथ चलो। कृषा ने जो पेंडेंट पहना है उसमें एक ट्रैकर लगा है। हम उससे उसकी लोकेशन ट्रैक करेंगे और उस तक पहुंच जाएंगे। माइक ने जवाब देने से पहले अमृता की तरफ देखा। अमृता के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। माइक भी ये सब करने से हिचकिचा रहा था लेकिन तभी आदित्य सिंघानिया ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और माइक के कनपटी पर रखते हुए कहा, तुम यहाँ मेरे लिए काम करते हो, उसके पैसे मैं ही तुम्हें देता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और से परमिशन लेने की? मुझे अभी के अभी बताओ उनकी लोकेशन क्या है? आदित्य के इस मूव से माइक थोड़ा घबरा गया। उसने जल्दी से अपना आईपैड ऑन किया और कृषा को ट्रैक करने लगा। उसने उसमें देखते हुए कहा, वो जयपुर के होटल ताज में रुके हुए हैं। बहुत अच्छा, चलो अब हम भी वहीं चलते हैं। साथ में मिलकर धमाका करेंगे। आदित्य ने इविल स्माइल करते हुए कहा। फिर उन्होंने अमृता की तरफ देखकर पूछा, तुम्हें आना है हमारे साथ? आदित्य सिंघानिया अपने पागलपन पर उतर आए थे और उन्हें ऐसा करने से सिर्फ अमृता रोक सकती थी। उसने हाँ में सिर हिलाया और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। अरमान विला से बाहर गया था। ये बात सिर्फ अरमान, कृषा और मलिक ही जानते थे, इसलिए वो ज़्यादा सिक्योरिटी और हथियारों के साथ बाहर नहीं निकले थे। ऐसे में आदित्य सिंघानिया के पास अच्छा मौका था उन पर हमला करने का और वो उसके लिए निकल भी गए थे।